प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने कर्ता कारक एवं कर्म कारक के बारे में जाना था। आज हम कारक का तीसरा भेद करण कारक के बारे में परिचय करते हैं। कारक का तीसरा भेद जो करण कारक होता है, परिभाषा में देखिए कि वाक्य में जब कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया को संपादित करता है, वाक्य में जब कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया को संपादित करता है तो वहाँ आपके करण कारक होता है। परिभाषा आप लिख लीजिए, वाक्य में जब कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया को संपादित करता है तो वहाँ करण कारक होता है। करण कारक की पहचान विभक्तियों में हमने पढ़ रखा था कि करण कारक के साथ से उपसर्ग आता है। करण कारक के साथ एक और कारक होता है जिनके साथ भी से उपसर्ग आता है और वो होता है अपादान कारक। अब दोनों कारकों में जो से उपसर्ग आता है, इन दोनों का प्रयोग करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि करण कारक में से उपसर्ग का प्रयोग है वो किन किन स्थितियों में होता है और किन किन विशिष्ट तथ्यों में करण कारक का प्रयोग होता है। पहचान में देखिए, करण कारक की पहचान से उपसर्ग का प्रयोग सबसे पहले नियम इनका, पहचान का नियम संख्या पहला, साधन के रूप में नियम पहला कि साधन के रूप में करण कारक के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तब उस स्थिति के अंदर करण कारक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण में विद्यार्थी कलम से लिखता है। विद्यार्थी कलम से लिखता है। अब यहाँ देखिए, कार्य करने का, यहाँ लिखने का जो कार्य है वो विद्यार्थी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ विद्यार्थी करता है, लिखता है, ये क्रिया है। अब यहाँ देखिए, कर्ता के द्वारा जिस साधन या माध्यम के क्रिया संपादित होती है तब उस स्थिति के अंदर करण कारक होता है। तो यहाँ लिखने की जो क्रिया है, यहाँ लिखने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है? यहाँ कलम है। तो इस स्थिति में यहाँ कौन सा कारक होगा? करण कारक। तो पहला नियम देखिए, साधन के रूप में करण कारक का प्रयोग होता है। दूसरा नियम देखिए करण कारक का, नियम सेकंड, के बिना या के साथ, के बिना और के साथ अव्यय के रूप में करण कारक का प्रयोग। करण कारक का प्रयोग। वापस ध्यान से सुनिए, इसका पहला नियम है साधन के रूप में
जब कर्ता किसी विशेष साधन या माध्यम से क्रिया संपादित करता है तब उस स्थिति में से प्रसर्ग रहता है, वहाँ करण कारक होगा। दूसरा नियम, के बिना या के साथ, जब ये दोनों वाक्य में अव्यय आ जाते हैं, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, के बिना या के साथ, इन दोनों में से अगर कोई अव्यय आता है तब उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वापस ध्यान से सुनिए, के बिना या के साथ अव्यय के रूप में आने पर भी उस स्थिति में करण कारक होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण में देखिए आप, कृष्ण के बिना राधा व्याकुल है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्ण के बिना राधा व्याकुल है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो ध्यान से सुनिए कि के बिना के योग में भी करण कारक का प्रयोग होता है, तब इस स्थिति में कौन सा कारक रहेगा? करण कारक। अब एक और उदाहरण देखिए, राम के साथ सीता वन गई या वनवास गई, ये वाक्य है, राम के साथ सीता वन गए। इस स्थिति में भी करण कारक होगा, क्योंकि के साथ अव्यय में करण कारक का प्रयोग होता है। तो वापस ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सी स्थिति में करण कारक का प्रयोग होता है। पहला है साधन के रूप में, उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब दूसरी स्थिति है के बिना या के साथ अव्यय के रूप में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब आप नियम संख्या देखिए इनका तीसरे नियम में देखिए आप, पहले नियम में पढ़ा था साधन या माध्यम के रूप में, दूसरे नियम में पढ़ा था के साथ और के बिना अव्यय के रूप में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब तीसरे नियम में आप देखिए, लाचारी या अशक्तता या असामर्थ्य के योग में भी करण कारक का प्रयोग होता है। नियम तीसरा देखिए, व्यवस्था या बाध्यता के योग में करण कारक का प्रयोग। वापस इस तीसरे नियम पर गौर कीजिए। व्यवस्था कहने का मतलब जहां हम उस कार्य को संभव नहीं कर सकते हैं, बाध्य है, उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, रोगी से चला नहीं जाता। अब ये वाक्य देखिए, रोगी से चला नहीं जाता, ये रोगी की बाध्यता है, उनकी व्यवस्था है, तब व्यवस्था या बाध्यता के योग में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब देखिए कौन सी ऐसी चौथी स्थिति है तो उसमें भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश है संस्कृत के वाक्यों में मिलते हैं। देखिए नियम इनका चौथा, विकलांगता के योग में करण कारक का चौथा नियम है कि विकलांगता के योग में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वापस ध्यान से सुनिए कि जहां विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाती है, उस स्थिति में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। वापस देखिए कि विकलांगता के योग में जहां विकलांगता साधन पहचान के रूप में या पहचान का माध्यम बन जाती है, तब उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्यतः करण कारक के 4 नियम होते हैं या पहचानने के। पहला पढ़ा था साधन के रूप में, दूसरा पढ़ा था के बिना या के साथ अव्यय के आने की स्थिति में भी करण कारक होगा। उसके बाद में तीसरा नियम पढ़ा था व्यवस्था या बाध्यता के रूप में भी करण कारक का प्रयोग होता है। उसके बाद में चौथा नियम पढ़ा था कि विकलांगता के योग में कि जहां विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाती है, तब उस स्थिति में भी करण कारक होता है। अब चौथी स्थितियां देखिए, चौथी क्या 5वीं स्थिति में देखिए, विकलांगता के योग में भी करण कारक है। उसके बाद में 5वां नियम या 5वीं स्थिति देखिए आप,
कारण के योग में, कारण के योग में, कारण के योग में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है कि जब कहीं जो क्रिया है किसी कारण से संभव होती है तब उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। वापस ध्यान से सुन लिए कि जहाँ कोई क्रिया किसी कारण से संपादित होती है तब उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आप पढ़िए कि ठंड से किसान की मौत हो गई, ठंड से किसान की मौत हो गई, तो यहाँ मौत होने का जो कारण है वो क्या बनी, ठंड है। इस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। तो वापस ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी अगर कोई क्रिया किसी कारण से संभव होती है तब उस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे ठंड से किसान की मृत्यु हो गई, इस स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब हम उसके बाद में अगला कारक पढ़ेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आइए, चौथा कारक हमारा है संप्रदान कारक। देखिए, वाक्य में जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से क्रिया को संपादित करता है तब उस स्थिति में संप्रदान कारक होता है। कि वाक्य में जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से क्रिया को संपादित करता है तब उस स्थिति में भी संप्रदान कारक होता है। देखिए परिभाषा में लिखो, वाक्य में जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से क्रिया संपादित करता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, संप्रदान कारक के साथ में जो विभक्ति है या जो परसर्ग है वो उनकी पहचान में लिखिए। पहचान में के लिए परसर्ग का प्रयोग, परसर्ग का प्रयोग। वापस ध्यान से सुनिए कि वाक्य में जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से क्रिया संपादित करता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। और इनकी जो पहचान संप्रदान कारक की है, उनका जो परसर्ग होता है वो के लिए होता है। अब अपन आगे जाने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी स्थिति में के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखिए, पहला पहचान में देखिए, पहला विशेष उद्देश्य या प्रयोजन। विशेष उद्देश्य से कि जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य से क्रिया को संपादित करता है तब उस स्थिति में संप्रदान कारक होता है। जैसे धर्माराम ने देश के लिए बलिदान कर दिया। एक उदाहरण में देखिए, आप यहाँ उदाहरण में लिखो, आप उदाहरण में धर्माराम ने देश के लिए बलिदान कर दिया, उदाहरण।
यहाँ बलिदान करने का कार्य है वो धर्माराम के द्वारा। अब किसके लिए? कि देश के लिए परसरग इनकी पहचान के रूप में भी आ रहा है। तब इस स्थिति में संप्रदान कारक होगा कि धर्माराम ने देश के लिए बलिदान कर दिया। और दूसरा उदाहरण आप दे दीजिए भले कि विद्यार्थियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा किया। विद्यार्थियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा किया। तो विद्यार्थियों ने जो धन इकट्ठा किया वो किस उद्देश्य से किया है? बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है या बाढ़ पीड़ितों के उद्देश्य से किया है। तब उस स्थिति में भी कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। पहला इनका जो विशेष उद्देश्य में या विशेष उद्देश्य की स्थिति में संप्रदान कारक होता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में धर्माराम ने देश के लिए बलिदान कर दिया या विद्यार्थियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा किया, उस स्थिति में रहेगा संप्रदान कारक। अब उसके बाद में इनके पहचान के रूप में दूसरी स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थितियां दूसरी देखते हैं। रुचि या पसंद, पसंद के रूप में। रुचि या पसंद के रूप में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इस दूसरे नियम को आप लिख लीजिए। रुचि या पसंद, ऐसे वाक्य जहां रुचि या पसंद को अभिव्यक्त करते हैं तो उस स्थितियों में भी आपके संप्रदान कारक होता है। जैसे मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, अगर माना कि ये उदाहरण आ जाता है कि मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, तब इस स्थिति में आपके कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि रुचि के योग में संप्रदान कारक होता है। गणेश जी को मोदक प्रिय है क्योंकि वो उनकी पसंद है, तब उस स्थिति में भी आपके कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण के रूप में लिखिए आप, गणेश जी को मोदक पसंद है। तब इस स्थिति में भी आपके कौन सी कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। या आगे लिख दीजिए, दूसरा उदाहरण लिखो आप, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है। मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है। तो यहाँ ये रुचि को अभिव्यक्त कर रहा है उदाहरण कि मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, तब इस स्थिति में भी आपके संप्रदान कारक होगा। तो पहला संप्रदान कारक का जो नियम या पहचान का वो पढ़ा था कि जब कर्ता किसी विशेष उद्देश्य से क्रिया को संपादित करता है तब उस स्थिति में संप्रदान कारक रहेगा। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी रुचि या पसंद के रूप में। रुचि या पसंद के रूप में भी आपके कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब एक विशेष तीसरा आप नियम देखिए। एक होता है ईर्ष्या, एक दूसरा होता है घृणा। एक होता है ईर्ष्या और दूसरा है घृणा। अधिकांश लोग हैं ईर्ष्या और घृणा को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हालांकि ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, लेकिन काफ़ी अंतर रखती है दोनों ही संज्ञाएं। और क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए। एक होता है ईर्ष्या, दूसरा घृणा। ईर्ष्या, माना कि हमारे परिवार में भी किसी से ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते, और अगर किसी से घृणा हो गई है तो हम उससे अलग ही होंगे। जरूरी नहीं है कि परिवार वालों में ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या होती है, लेकिन हम ईर्ष्या से दूर नहीं जा सकते। और अगर जिस व्यक्ति से घृणा हो जाती है तब हम उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो वापस ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी अगर ईर्ष्या की उदाहरण आते हैं तब रहेगा संप्रदान कारक। वापस ध्यान से सुनिए, ईर्ष्या के उदाहरण अगर आते हैं तो वो रहेंगे संप्रदान कारक में, और अगर कोई घृणा का उदाहरण आता है तब वो संप्रदान कारक न होकर के अपादान कारक में हो जाएगा, क्योंकि अपादान कारक हमेशा दो वस्तुओं को अलग करने के रूप में ही होता है। तो यहाँ घृणा भी अलग होने के रूप में ही होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, ईर्ष्या और घृणा से संबंधित अगर कहीं पर भी उदाहरण आपको पूछ लिए जाते हैं तो ईर्ष्या से संबंधित जो उदाहरण रहेगा वो आपके रहेगा संप्रदान कारक में, और घृणा से संबंधित जो भी उदाहरण रहेंगे वो संप्रदान कारक में न आकर के कौन से कारक में चले जाएंगे? अपादान कारक के अंदर। अब वापस आगे तीसरे नियम के बारे में आप अध्ययन कीजिए।
नियम तीसरा, नमः के योग में, नमः के योग में संप्रदान कारक। हालांकि यह नमः के योग में अधिकांश है वो संस्कृत में ही इनका उपयोग किया जाता है, और कहते हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत से ही निकली है, इस कारण से संस्कृत के अधिकांश जो नियम है वो हिंदी में ही अपना लिए जाते हैं। तो नमः के योग में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गुरुवे नमः, एक उदाहरण आ जाता है कि गुरुवे नमः, इसमें कौन सी सॉरी विभक्ति तो ये संस्कृत में होती है आपके, अगर पूछा जाए गुरुवे नमः में कौन सा कारक है, तो नियम है कि नमः के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो गुरुवे नमः मतलब गुरु जी के लिए नमः या गुरु जी के लिए नमस्कार। तो के लिए हालांकि वो बाहर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन भाव में वो भी मौजूद रहता है। तो गुरुवे नमः के योग में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो वापस ध्यान से सुनिए, पहला नियम पढ़ा था संप्रदान कार्य में विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन से जब करता क्रिया को संपादित करता है। दूसरे नियम में भी हमने पढ़ा था, और उसके बाद में तीसरा नियम नमः के योग में। अब आगे नियम आप चौथे में देखिए, जब वाक्य में दो कर्म हो और जब वाक्य में दो कर्म हो और कर्ता द्वारा किसी वस्तु को देने का भाव हो तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। वापस ध्यान से सुनिए कि जब वाक्य में दो कर्म हो और कर्ता द्वारा किसी वस्तु को देने का भाव हो तो उस स्थिति में भी संप्रदान कारक होता है। वहाँ जरूरी नहीं है कि उनके साथ के लिए प्रसर्ग हो। के लिए प्रसर्ग इस नियम में अधिकांश वाक्य ऐसे ही होंगे जिनके साथ के लिए प्रसर्ग नहीं रहेगा, लेकिन उस स्थिति में भी संप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे विधायक महोदय द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए। उदाहरण वापस देखिए कि विधायक महोदय द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए। इस वाक्य के अंतर्गत दो कर्म दिए गए, एक आपके मरीज दिया गया है और दूसरा दिया गया है फल। नियम क्या कहता है कि जब वाक्य में दो कर्म हो, एक कर्म यहाँ मरीज दिया गया है, दूसरा कर्म यहाँ फल दिया गया है, उसके बाद में इस नियम को आगे पूरा पढ़िए कि कर्ता द्वारा किसी वस्तु को देने का भाव हो तो यहाँ फल वितरित करने का कार्य विधायक महोदय के द्वारा किया जा रहा है। तो कौन सी वस्तु को देने का भाव हो रहा है या फल को देने का भाव हो रहा है, तो इस स्थिति में भी आपके कौन सा कार्य रहेगा, संप्रदान कार्य रहेगा। और ऐसे उदाहरणों जितने भी बनते हैं अधिकांश उदाहरणों में के लिए प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होगा बल्कि को प्रसर्ग रहेगा। तो आपके संप्रदान कार्य को हमने पढ़ लिया है।